शराब और सिगरेट में ऐसा क्या होता है, अगर आप हमें ये समझाएं कि इससे शरीर में कैंसर पैदा होता है? देखिए, शराब और सिगरेट जो है वो ग्रेड 1 कार्सिनोजेन है। सिगरेट में 70 डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। अल्कोहल लेने से आपके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो 10% तक बढ़ जाता है। कि हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से बदलाव कर सकते हैं जिससे हम कैंसर के रिस्क को घटा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट में से है कि वन हैज टू बी फिजिकली एक्टिव। नंबर 2, आपको एक बैलेंस डाइट पर फोकस करना चाहिए। तीसरी चीज है कि आपको अपना वेट नियंत्रित रखना चाहिए। अगर आप अल्कोहल का सेवन करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्लीज उसे स्टार्ट ना करें, और अगर करते हैं तो उसे एज मिनिमम एज पॉसिबल रखें। हमने ये सुना है बहुत रेगुलर स्क्रीनिंग से भी हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को काफी हद तक घटा सकते हैं, जिसके अंदर 3 बेसिक चीजें शामिल होती है। नंबर 1 ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सेकंड है जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है ब्रेस्ट मेमोग्राफी। अगर किसी के परिवार में ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री रही है तो इन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? तो प्लीज जाके अपना टेस्ट कराइए, लेकिन ये टेस्ट कराइए किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से या जेनेटिक काउंसलर के संपर्क में। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्या इससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है? अगर हम लोग कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है, एंड ये स्पेशली उनमें होता है जो ये ट्रीटमेंट 5 साल से अधिक ड्यूरेशन के लिए लेते हैं। कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनके संपर्क में ज्यादा आने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है? केमिकल्स आजकल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए हैं जिससे कैंसर होता है। आप पेस्टिसाइड्स ले लीजिए, उसमें केमिकल्स होते हैं। हर्बिसाइड्स ले लीजिए, उसमें केमिकल्स होते हैं। सबसे जरूरी चीज जो आजकल हमें बैन करनी चाहिए वो है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। क्या हम ब्रेस्ट कैंसर को दोबारा होने से रोक सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर ये किसी को भी हो सकता है। महिलाओं को होने वाला सबसे आम कैंसर है ये। अब क्या इससे बचाव पूरी तरह मुमकिन है? 100% तो नहीं, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें करना हमारे बस में है, जिन्हें करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। बचाव के सभी पहलुओं पर आज हम तफसील से बात करेंगे सेहत के इस खास एपिसोड में। ललन टॉप लेकर आया है एक स्पेशल सीरीज जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी तक हमने जाना कौन लोग ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण हैं, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। इन सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमन चौधरी, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, भारतीय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे से। डॉक्टर कौशल पटेल, फाउंडर एंड सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एलीट हिमैट ऑन्को केयर सेंटर सूरत से। और डॉक्टर उल्लास बत्रा, को-डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड चीफ ऑफ थोरेसिक मेडिकल ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर अमन, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ये जाना है कि कौन लोग ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, और एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, जैसे हमारे जीन्स। पर हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, जैसे हमारा लाइफस्टाइल। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से बदलाव कर सकते हैं जिससे हम कैंसर के रिस्क को घटा सकते हैं? देखिए, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस में बात करूं तो कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क या कई कैंसर का रिस्क डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट में से है कि वन हैज टू बी फिजिकली एक्टिव। आपको एटलीस्ट हफ्ते में 150 मिनट कुछ मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, एंड उससे मेरा मतलब है आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर अपने फेवरेट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकते हैं। एक्सरसाइज करने से ना तो आपकी वेट नियंत्रित रहता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, जिससे आपको कैंसर होने का रिस्क डिक्रीज हो जाता है। नंबर 2, आपको एक बैलेंस डाइट पर फोकस करना चाहिए, एंड बैलेंस डाइट में इंक्लूड होने चाहिए कई सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, ब्रोकलीज। आपको अपनी डाइट में होल ग्रेन्स जरूर इंक्लूड करने चाहिए, विच कैन इंक्लूड ओट्स, ब्राउन राइस, दाल्स, बिकॉज दीज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स।
आपको हेल्दी फैट्स भी डेफिनेटली इंक्लूड करने चाहिए। वो आपको मिल जाएंगे आपके ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स से, जैसे कि फ्लैक्स एंड चिया सीड्स। अगर आप रेड मीट या पैकेज मीट्स का सेवन कर रहे हैं तो आपको उसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि WHO ने इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजन लेबल किया है एंड इससे कैंसर होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, तो इसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज है कि आपको अपना वेट नियंत्रित रखना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो आपको अपना BMI या बॉडी मास इंडेक्स एटलीस्ट 30 के नीचे रखना चाहिए, एंड वो अचीव हो सकता है एक रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट के द्वारा ही, जो मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्लीज उसे स्टार्ट ना करें, और अगर करते हैं तो उसे एज मिनिमम एज पॉसिबल रखें, क्योंकि स्टडीज में देखा गया है कि कम से कम मात्रा में अल्कोहल लेने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। एंड स्मोकिंग सबसे खराब व्यसन होता है, इससे कई प्रकार के कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है, एंड स्मोकिंग तो हमें आज ही छोड़नी चाहिए अगर आपको अपने कई प्रकार के कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को डिक्रीज करना है। थैंक यू डॉक्टर अमन, आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं मेरे हिसाब से तो ये सभी की जा सकती हैं और इसमें बहुत मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, आप डाइट अपनी हेल्दी रख सकते हैं, शराब सिगरेट से परहेज़ कर सकते हैं। तो आई होप जो हमारा ऑडियंस है ये सुन रहा हो और इन बातों को याद भी रखे। अगला सवाल डॉक्टर कौशल मेरा आपसे ये है कि हमने ये सुना है बहुत रेगुलर स्क्रीनिंग से भी हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ये किस तरह की स्क्रीनिंग की हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन से टेस्ट शामिल हैं और ये टेस्ट कब कब करवाने चाहिए? Basically, most neglected part in routine practice, हम ऐसा कह सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को हम काफी हद तक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड एज पर गाइडलाइन हम 45 इयर्स की एज के बाद हर फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग को एडवाइस करना चाहिए या कराना चाहिए, जिसके अंदर 3 बेसिक चीजें शामिल होती है। नंबर 1, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कि जो हर फीमेल को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन once in a month or twice in a month in different positions in different aspect, कुछ लंप, कुछ एबनॉर्मलिटी इन ब्रेस्ट और ब्रेस्ट के आसपास की स्किन या एक्सिला या आर्मपिट्स के अंदर फील होती है तो हमें उसको ट्रैक करना चाहिए और आगे उसके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सेकंड है जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर, दैट शुड बी डन बाय एट फ्रीक्वेंट इंटरवल आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज, कि जो कुछ एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट फीमेल ने अपने ब्रेस्ट में की है या तो फिर कुछ भी नहीं है बट डॉक्टर उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हम कैच कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ब्रेस्ट मेमोग्राफी या एक्सरे ब्रेस्ट, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहते हैं तो, या मेमोसोनोग्राफी, जो 45 इयर्स एज के बाद हर फीमेल को करानी जरूरी है, जिसके अंदर ब्रेस्ट की 2 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर एक्सरेज होती है और ब्रेस्ट के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी रहती है, चाहे वो बिनाइन यानी नॉन कैंसरस हो या कैंसरस हो, हम उसको प्रॉपरली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टुडेज प्रैक्टिस, मोस्ट एडवाइजेबल इन्वेस्टिगेशन वी कैन से टू प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर, और काफी हद तक उसको करने से ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और 45 इयर्स की एज के बाद हर फीमेल को इट इज एडवाइजेबल फ्रॉम आवर साइड। अगला सवाल डॉक्टर उल्लास मेरा आपसे है। हम हमेशा ये सुनते आए हैं डॉक्टर से कि शराब और सिगरेट से कैंसर का रिस्क बढ़ता है, इनसे दूर रहो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शराब और सिगरेट में ऐसा क्या होता है, अगर आप हमें ये समझाएं कि इससे शरीर में कैंसर पैदा होता है, कैंसर के सेल्स पैदा होते हैं। देखिए, शराब और सिगरेट जो है वो ग्रेड 1 कार्सिनोजेन है। सिगरेट में 70 डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। एंड द वर्स्ट पार्ट एंड द बेस्ट पार्ट है कि हम उस अपनी मौत को जो है वो खरीद रहे हैं। अल्कोहल लेने से आपके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो 10% तक बढ़ जाता है। अल्कोहल में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं, अरोमेटेस एंजाइम होते हैं, जिससे शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और कैंसर हो सकता है। तो जैसा मेरे पहले वाले स्पीकर ने कहा, अगर आपने स्मोकिंग और अल्कोहल शुरू कर दी है तो प्लीज बंद कर दीजिए, और अगर नहीं की है तो इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहिए। वैसे भी शराब और सिगरेट तो आपके शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाते हैं। कैंसर के अलावा और भी सारी बीमारियां हैं जो इनका सेवन करने से होती हैं, तो बेटर है कि आप ना ही शराब पिए और ना ही सिगरेट पिए। डॉक्टर अमन, अगला सवाल मेरा आपसे है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका जिक्र हम बहुत सुनते हैं, पर अगर आप हमें ये समझा सके ये होती क्या है और क्या इससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है? तो देखिए, जब एक फीमेल के पीरियड्स बंद होने लगते हैं, जो कि इंडियन पॉपुलेशन में यूजुअली 48-49 की उम्र के अराउंड होता है,
तब बॉडी में जो मेन फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनकी मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। एंड इसके चलते उन्हें काफी सारे सिम्टम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि बॉडी में गर्मी की लहर होना, जिसे हम लोग हॉट फ्लैशेस भी बोलते हैं, बहुत रात में कई सारे पसीने आना, नींद ना आना, और वजाइना में ड्राइनेस या फिर डिस्कम्फर्ट होना। एंड कभी कभी तो ये सिम्टम्स इतने ज्यादा सीवियर होते हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे कंडीशन में हमें ये फीमेल हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बाहर से रिप्लेस करना पड़ता है। इसी को हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, एंड इसके द्वारा उनके ये सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं। जी हाँ, ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि अगर हम लोग कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। एंड ये स्पेशली उनमें होता है जो ये ट्रीटमेंट 5 साल से अधिक ड्यूरेशन के लिए लेते हैं। तो कभी भी हम लोग अगर कोई पेशेंट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर रहा है तो उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए इट शुड बी टेकन एट अ सबसे कम डोज पॉसिबल एंड फॉर अ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पॉसिबल। मतलब कम से कम ड्यूरेशन के लिए उन्हें लेना चाहिए, कम से कम डोज इस्तेमाल करनी चाहिए दवाओं की। डॉक्टर कौशल, अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें, अगर मैं एक पेशेंट हूं और मैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने के लिए आई हूं, तो बतौर पेशेंट मुझे क्या बातें मालूम होनी चाहिए और क्या सावधानियां मुझे बरतनी चाहिए? हमें 2-3 चीजों का इम्पोर्टेंट जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1 की एक तो है जो भी रिप्लेसमेंट थेरेपी हम स्टार्ट करते हैं वो हमें स्ट्रिक्टली डॉक्टर के ऑब्जर्वेशंस में रह के लेना चाहिए। वॉट एवर डॉक्टर्स आइदर फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट जिसने भी ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है, हमें उनके ऑब्जर्वेशंस में, उनके फॉलोअप में रहना चाहिए। कुछ एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है ब्रेस्ट के अंदर या नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर बट यूट्राइन या गर्भाशय के कैंसर की पॉसिबिलिटीज भी उससे के हिसाब से होती है, बिकॉज उसके अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये 2 कैंसर या फीमेल कैंसर्स के लिए टोटल डॉक्टर के फॉलोअप में रहना चाहिए, रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि इसकी कुछ मात्राएं डिसाइड की गई है कि इसके लेवल के ऊपर अगर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा रहती है सो उसके हिसाब से भी ये कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो वो एक लेवल को भी नो डाउट अपने डॉक्टर उसको प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करते हैं और ध्यान रखते हैं, बट एज अ पेशेंट और एज अ नॉर्मल पर्सन हमें उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए और उसका नॉलेज भी हमें रहना चाहिए। नंबर 3, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की हमें कितने समय तक वो लेना चाहिए। मतलब एज पर आवर एडवाइस की जितना कम हो सके उतना हमें उसको लेना चाहिए, बट अगर हम उसको लंबे समय तक लेते हैं, ज्यादा एक्सपोजर होता है उसका, तो उससे भी ये कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। सो अगर हम इसको 4 या 5 साल से ज्यादा लेने की प्लानिंग में है तो उसको स्ट्रिक्ट विजिलेंस में लेना चाहिए, जिसके हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी फीमेल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो डोजेज, ड्यूरेशन एंड प्रॉपर डॉक्टर के फॉलोअप में या निगरानी में इसको लेना जरूरी है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रिलेटेड। जी डॉक्टर उल्लास, मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनके संपर्क में ज़्यादा आने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और प्लीज़ ये भी बताइए कि ये केमिकल्स किन चीज़ों में पाए जाते हैं जो एटलीस्ट हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं या फिर इनके संपर्क में आते हैं। देखिए, केमिकल्स आजकल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए हैं जिससे कैंसर होता है। अब केमिकल्स किस चीज में होते हैं? केमिकल्स हर चीज में होते हैं। आप पेस्टिसाइड्स ले लीजिए, उसमें केमिकल्स होते हैं। हर्बिसाइड्स ले लीजिए, उसमें केमिकल्स होते हैं। प्लास्टिक्स जो हैं, इनफैक्ट सबसे जरूरी चीज जो आजकल हमें बैन करनी चाहिए वो है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस होते हैं, उससे हो सकता है। कई बार लोग बोलते हैं जी हम तो आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाई दे रहे हैं, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, उनका भी प्रोलॉन्ग्ड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर, मतलब अगर आप लंबे टाइम तक सिर्फ होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं उसमें भी हैवी मेटल्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। मॉडरेशन में कोई भी चीज ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अनसुपरवाइज्ड अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब किसी की देखभाल के बिना, डॉक्टर को दिखाए बिना, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाए के बिना ऐसी चीजें लेंगे तो उससे कैंसर हो सकता है। डॉक्टर अमन, रेडिएशन की अगर हम बात करें तो क्या रेडिएशन से भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है? और अगर आप ये भी समझाएं हमें कि रेडिएशन के संपर्क में हम कैसे आते हैं, क्या हम एवरीडे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में रेडिएशन के संपर्क में आ सकते हैं? तो देखिए, बड़ा जेनेरिक टर्म मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडिएशन ब्रॉडली 2 प्रकार की होते हैं। एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में इंक्लूड होती है एक्सरेज एंड गामा रेज। ये बहुत ही हाई एनर्जी रेज होती हैं
एंड इससे आपका डीएनए डैमेज हो सकता है एंड कैंसर होने का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। एंड कुछ स्टडीज में देखा गया है कि अगर यंग फीमेल्स यूजली इन द ब्रैकेट ऑफ 10 to 20 इयर्स अगर इनकी छाती को रेडियोथेरेपी करने की जरूरत पड़ी हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम अदर ट्यूमर्स लाइक हॉजकिंस लिम्फोमा, तो उस केस में फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो गया था। लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो हमारे पास आज इतनी सोफिस्टिकेटेड रेडियोथेरेपी की मशीन्स अवेलेबल हैं जो प्रिसाइजली रेडियोथेरेपी को वहीं डिलीवर करती हैं जहां होना चाहिए, और उससे हम लोग ब्रेस्ट टिश्यू को रेडिएशन एक्सपोजर से बचा सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड अगर रोजमर्रा की जिंदगी की बात करूं तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर हमें हो सकता है डायग्नोस्टिक एक्सरे से एंड सीटी स्कैन से, तो इनको कभी भी अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना कराएं एंड जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तभी कराएं। एंड अगर मैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात करूं तो इनके सोर्स होते हैं आपके मोबाइल फोन्स, वाईफाई, आपकी टीवी स्क्रीन, आपके माइक्रोवेव्स, आपका एफएम रेडियो, ये बहुत लो एनर्जी वेव्स होती हैं। अभी तक की स्टडीज में पाया गया है कि इससे कैंसर का रिस्क इंक्रीज नहीं होता है, तो आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने ये चीज़ क्लियर कर दी, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो लैपटॉप अपने पास रख के काम करेंगे या फिर माइक्रोवेव में खाना गर्म करेंगे तो इससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। ये बहुत ही आम मिथक है। अच्छा हुआ आपने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। डॉक्टर कौशल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, बहुत लोग हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर रिअकर कर जाता है, यानी दोबारा हो जाता है। हाल फिलहाल में खबर आई थी, फिल्म मेकर ताहिरा कश्यप जो आयुष्मान खुराना एक्टर है, उनकी वाइफ भी हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और कुछ साल बाद ब्रेस्ट कैंसर ठीक होने के कुछ साल बाद दोबारा ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम ब्रेस्ट कैंसर को दोबारा होने से रोक सकते हैं? यस, सो एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो दैट इज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स की दोबारा ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। उसमें ऑपोजिट ब्रेस्ट में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एंड वही कैंसर रिकरेंट होकर शरीर के किसी भी अवयव के अंदर हो सकता है। रिकरेंट मतलब दोबारा होना, सिंपल मेडिकल लैंग्वेज का। सो ये एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स है और जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई एक बार ब्रेस्ट कैंसर होता है तो दोबारा ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है ऑपोजिट ब्रेस्ट में और शरीर के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर। अब इसके अंदर ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर जो चेकअप हम हमारे जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट है जिन्होंने हमारी ट्रीटमेंट्स की है उनके रेगुलर चेकअप में हमें रहना चाहिए और एज पर गाइडलाइन जैसे जैसे समय पीरियड रहता है उस हिसाब से हमें कुछ रिपोर्ट्स जो डॉक्टर के हिसाब से एडवाइस होती है, जैसे सोनोग्राफी है या मेमोग्राफी है या एक्सरे है, और काफी समय पे सीटी या पेट सीटी स्कैन की भी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो उस हिसाब से हमें ये सब चीजों के रेगुलर फॉलोअप में रह के कराना चाहिए, जिसके अंदर एक तो कि हम ये वापस होगा कि नहीं होगा वो पता कर सकते हैं, और दूसरी चीज है कि अगर होता है तो उसको वेरी बिगिनिंग स्टेज में पकड़ के उसकी वापस ट्रीटमेंट्स करके क्योर कर सकते हैं। सो यस, ब्रेस्ट कैंसर एक बार होता है तो दोबारा होने की पॉसिबिलिटी या रिस्क हाई रहता है कंपेयर टू नॉर्मल फीमेल नॉर्मल पेशेंट, और रेगुलर फॉलोअप में रेगुलर रिपोर्ट्स कराने से उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या उसकी ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर दोबारा हुआ है तो क्या ये दोबारा भी ठीक किया जा सकता है पूरी तरह? यस, अगर दोबारा भी होता है तो भी हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स की तरह से ठीक कर सकते हैं, या तो अगर शरीर के किसी और ऑर्गन के अंदर स्प्रेड आउट हो चुका है जैसे लीवर में है या लंग्स में है, बॉन में है, ब्रेन में है, तो उसको डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स हम उसको करके उसको अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को क्वालिटी ऑफ लाइफ और लंबी लाइफ दे सकते हैं। और क्या 2 बार ठीक होने के बाद दोबारा भी ब्रेस्ट कैंसर लौट सकता है? यस, ऑफ कोर्स, चांसेस हमेशा रहते हैं, हमेशा एक बार होने के बाद दोबारा और तीसरी बार भी होने के चांसेस रहते हैं हमेशा। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि वंस यू आर क्योर्ड फ्रॉम द कैंसर, एनी कैंसर, आपको अपने डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप के हिसाब से रिपोर्ट्स करा के चेक करना चाहिए। डॉक्टर उल्लास, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अगर किसी के परिवार में ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री रही है तो इन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इज अ जेनेटिक डिसीज। तो ब्रेस्ट कैंसर 2 बीमारियां हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिसीज जो डॉक्टर अमन ने आपको बताया, एंड ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो इज अ जेनेटिक डिसीज, मतलब 5 से 10% लोगों में कैंसर जो है वो परिवार में के थ्रू जाता है।
अब अगर मान लीजिए कि किसी के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर होगा। आपको कैंसर होने के चांसेस जो है सिर्फ 5 से 10% ही हैं। डिपेंड करता है कि आपके परिवार में वो फर्स्ट जनरेशन में कैंसर है, जैसे मान लीजिए मदर है, मासी है, मदर की बेटी है, उनको 50 साल से कम की उम्र में जो है वो कैंसर हुआ है, उनको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो आपका चांस थोड़ा ज्यादा है उस कैंसर को, उस जीन को होने का। मान लीजिए कि आपकी मदर को या किसी की मदर को कैंसर जो है वो 80 साल की उम्र में हुआ और वो ER/PR पॉजिटिव है, या उनको कोई और कैंसर हुआ जिसका ब्रेस्ट कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका रिस्क कम है। आज से 5-7 साल पहले ऐसी कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं था जिससे हम मालूम कर पाते थे कि ये कैंसर जो है वो फैमिलियल है कि नहीं है। लेकिन अब बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट अवेलेबल है जिसको हम लोग BRCA1 और BRCA2 कहते हैं, या एक्सोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिससे मालूम चल जाता है कि आपका ये आपके शरीर में वो वाला कैंसर वाला जीन है कि नहीं है। काफी लोग ये टेस्ट नहीं कराते हैं कि जी हम नहीं जानना चाहते हैं। उसमें हम लोग ये कहते हैं कि देखिए, आप कबूतर और बिल्ली के खेल में कबूतर अगर आंख बंद भी कर ले तो बिल्ली तो पंजा मारेगी। तो आपको पता तो होना चाहिए, और जस्ट बिकॉज आपके पास ये जीन्स हैं डजंट मीन कि आपको कैंसर होगा। अगर आपका मान लीजिए किसी को BRCA1 BRCA2 जीन है भी सही, तो आपके कैंसर होने के चांसेस ये 100% नहीं है, ये चांसेस सिर्फ 20% 30% हैं। और अगर आपको मालूम है कि आपका दुश्मन आने वाला है, तो आप उसकी आगे ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। जैसे हम सबको पता है एंजेलिना जोली जो ने मैसेक्टमी कराई, या ओवरेक्टमी करा सकते हैं, हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं, सर्वेलेंस करा सकते हैं। तो अगर किसी को परिवार में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर है, तो प्लीज जाके अपना टेस्ट कराइए, लेकिन ये टेस्ट कराइए किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से या जेनेटिक काउंसलर के संपर्क में। क्योंकि अगर आपने खुद ही ये टेस्ट करा लिया तो आप खुद ही, आपके सर पे तलवार टंगी रहेगी और आपको पता नहीं लगेगा कि उस डिसीजन में क्या करना है। तो यस, टेस्ट अवेलेबल है, पर अपने डॉक्टर से, ऑन्कोलॉजिस्ट से, जेनेटिक काउंसलर से टेस्ट कराइए एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोसीड कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की बात करी, अगर आप समझा सकते हैं ये क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे अब आप यहाँ देख रहे हैं, हम 3 डॉक्टर्स हैं, हम 3 डॉक्टर्स तीनों ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पर तीनों के बोलने का लहजा, तीनों के बात करने का लहजा, तीनों के समझाने का लहजा अलग अलग है। पर आपके लिए हम तीनों ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इसी तरह से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक कैंसर नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में कुछ अच्छे फैक्टर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में कुछ बुरे फैक्टर होते हैं। जो अच्छे फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं ER/PR, जो HER2/neu, जो बुरा फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं HER2/neu। जब ये तीनों जीन्स जो है हमारे नेगेटिव होते हैं, ER नेगेटिव होता है, PR नेगेटिव होता है, HER2/neu नेगेटिव होता है, उसको हम ट्रिपल नेगेटिव कैंसर बोलते हैं। अब क्योंकि ER/PR नेगेटिव है तो आपको हम हार्मोन थेरेपी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका HER2/neu नेगेटिव है तो हम आपको टारगेट थेरेपी नहीं दे सकते हैं। तो टिपिकली इन पेशेंट्स को हम सिर्फ कीमोथेरेपी दिया करते थे। लेकिन अभी पिछले 3 साल में इसी कैंसर में सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, और अब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, ADCs जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो रही हैं। एंड जो पहले प्रोग्नोसिस बहुत बुरा हुआ करता था ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का, अब वो रीजनेबली अच्छा हो गया है अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर उल्लास, थैंक यू डॉक्टर अमन, एंड थैंक यू डॉक्टर कौशल। इस पूरी बातचीत से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है, हाँ, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, पर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और इन्हें करके हम ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़रूर घटा सकते हैं। उम्मीद है जो हमारे ऑडियंस हैं ये जानकारी उनके बहुत काम आएगी। थैंक यू डॉक्टर्स, हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।